बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सटेंडेड रेग्रेशन मॉडल जो है वो बनाना सिखाया था कि आप स्ट्रेटा की मदद से किस तरह से आप एक एक्सटेंडेड जो रेग्रेशन मॉडल है वो आप बना सकते हो, उसका टेबल बना सकते हो। उसमें कुछ मैनुअल एंट्रीज भी रिक्वायर्ड थी, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है ऑब्ज़र्वेशन और आर स्क्वायर और जो बीटा कोफिशेंट्स की वैल्यूज़ हैं वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमने मैनुअली एंटर करनी होती हैं, जैसे कि मॉडल फिटनेस और रिग्रेशन डायग्नोस्टिक। ठीक है, ये हमने मैनुअली पुट किए हैं। VIF हमने मैनुअली पुट किया है। अब आज की वीडियो में हमारी डिस्कशन है कि इस रिज़ल्ट को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, इसको कैसे हम किस तरह से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस टेबल को समझने की ज़रूरत है। जब आप इंटरप्रिटेशन करना चाह रहे होते हैं तो इंटरप्रिटेशन बेसिकली दो तरह की होती है। ये इंटरप्रिटेशन ही है जिसको हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी कहते हैं। सो आप इसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहें, आप इसको इंटरप्रिटेशन कहें, एक ही बात है। तो इंटरप्रिटेशन दो तरह की होती है। एक को हम मॉडल रिलेटेड पार्ट की इंटरप्रिटेशन कहते हैं, और एक इंटरप्रिटेशन होती है आपकी कोफिशिएंट रिलेटेड। ठीक है, अब ये कोफिशिएंट क्या होते हैं? बेसिकली कोफिशिएंट से मुराद वो वैल्यूज़ हैं जिनको मेनली हमने इंटरप्रेट करना होता है हाइपोथेसिस के लिए। जैसे ये स्टार्स के साथ आपको पहली वैल्यू, मतलब आप यूँ समझ लें कि वेरिएबल के सामने जो फर्स्ट वैल्यू आपको नज़र आ रही होती है ना, उनको हम कोफिशिएंट वैल्यूज़ कहते हैं। तो इनकी इंटरप्रिटेशन अलग से होती है, ठीक है, कोफिशिएंट्स की, और इनकी इंटरप्रिटेशन अलग होती है। इनको मॉडल रिलेटेड जो है वो चीज़ें या स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इसके अलावा डायग्नोस्टिक की अलग से इंटरप्रिटेशन होती है। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन करते वक्त हमने जो है वो मॉडल रिलेटेड इंटरप्रिटेशन भी करनी है। मींस मॉडल स्टैटिस्टिकली फिट है या नहीं, आर स्क्वायर क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, फिर जो आपने अजम्पशंस टेस्ट किए हैं उनको आप किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। इसके अलावा जब आप कोफिशिएंट्स की इंटरप्रिटेशन पर आते हैं तो उसमें भी कई मरहले हैं, जैसे कि कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है, उसका साइन क्या है, सिग्निफिकेंस है या नहीं है, और उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, इसी तरह हमें अपनी फाइंडिंग को कंपेयर करना होता है अपने एक्सपेक्टेड हाइपोथेसिस के साथ कि हमारा जो एक्सपेक्टेड हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह हमें ये भी कंपेयर करना पड़ता है कि जिस थ्योरी को हम टेस्ट करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी क्या फाइंडिंग है। ठीक है, फिर हम ये भी चेक करना चाह रहे होते हैं कि क्या प्रीवियस रिसर्च स्टडीज़ के साथ जो हमारी फाइंडिंग्स हैं वो कंसिस्टेंट आ रही हैं या नहीं, यानी उनके मुताबिक आ रही हैं या नहीं। ठीक है, इसी तरह फिर हमें एक पॉसिबल इंटरप्रिटेशन भी देनी होती है उस फाइंडिंग की। तो आज मैं आपको जो है वो ये सारा प्रोसीजर इस वीडियो के अंदर समझाना चाह रहा हूँ। तो हम स्टार्टअप लेते हैं मॉडल रिलेटेड पार्ट से, और सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि मॉडल स्टैटिस्टिकली फ़िट है या नहीं। इसके लिए जो क्राइटेरिया है मॉडल की फ़िटनेस के लिए वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन f शुड बी लेस देन 5%। तो यहाँ पर आकर हम चेक करते हैं, जिसको हमने एक्सटेंडेड वर्जन में शामिल किया है वो है प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन f, और ये 5% से कम है। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि मॉडल जो है वो स्टैटिस्टिकली फिट है। सो द टेबल indicates the statistical significance of the model। यहाँ पर आप लिख लें प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन f इज इक्वल टू 0.000। ठीक है जी, जितने भी आपको रिक्वायर्ड है। द टेबल इंडिकेट्स द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडल। ठीक है, इट मीन्स दैट मॉडल इज स्टैटिस्टिकली फिट। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद हमने क्या करना होता है जी, उसके बाद हमने आर स्क्वायर को एक्सप्लेन करना होता है।
अच्छा, आर स्क्वायर होता क्या है? ये आपका आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर ये बताता है कि ये जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, जैसे कि यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बोर्ड्स मीटिंग है, बोर्ड कंपोजिशन है, डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन है, ये तमाम वेरिएबल हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को कितने परसेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं, या जो डिपेंडेंट वेरिएबल में वेरिएशन आ रही है उसमें से कितनी वेरिएशन जो है वो इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे दी वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज 0.68685, which indicates that approximately 69% of variation in the ROA is explained by the variation in जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके नाम लिख दें, इन डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, बोर्ड्स कंपोजिशन, बोर्ड्स मीटिंग एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर रेशियो। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि इन वेरिएबल्स की वजह से ROA में तकरीबन 69% वेरिएशन आ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 69% तो इसकी वजह से आ रही है, इन चार वेरिएबल्स की वजह से, तो बकाया की जो 31% है वो किन फैक्टर्स की वजह से आ रही है? तो वो हमें उन फैक्टर्स के मतलब हमें नहीं आइडिया, तो हम यहाँ पर कहेंगे द रिमेनिंग 31% variation in the ROA is due to the variation of unobserved factors। अनऑब्जर्व फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनको हम मॉडल में शामिल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ज़ाहिर है हमारा फोकस उन फैक्टर्स के ऊपर होता है जिन फैक्टर्स को हम स्टडी करना चाह रहे हैं। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जिनको हम स्टडी नहीं कर रहे होते या जिनको हमने मॉडल में शामिल नहीं किया होता, ठीक है, लेकिन स्टिल वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहे होते हैं। सो द रिमेनिंग 31% वेरिएशन इन द ROA इज़ ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ अनऑब्जर्व्ड फैक्टर्स which were not included in the model। ठीक है जी, ये आपकी हो गई आर स्क्वायर की। उसके बाद हमने एक्सप्लेन करना है, इंटरप्रेट करना है अपनी अजम्पशंस को। इसमें क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो लीनियरिटी है वो आपके रिग्रेशन टेबल के जो साइंस हैं उन्हीं से पता चल रही है। यानी ये जो आपका रिग्रेशन टेबल है इसमें कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं। यहाँ पे कोई ज़ीरो वैल्यू या अनडिफाइंड वैल्यू हमें नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लीनियरिटी का इशू नहीं है। ठीक है, ये नॉन ग्राफिकल वे होता है लीनियरिटी को कंफर्म करने का। इसके अलावा आउटलायर्स को यहाँ पे आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, आप उनको पहले ही एडजस्ट कर चुके होते हैं या रिमूव कर चुके होते हैं डाटा सेट के अंदर। ठीक है, हेट्रो को, मल्टीकोलिनियरिटी को, नॉर्मेलिटी को, मॉडल स्पेसिफिकेशन को, वेरिएबल ओमिशन को, इनको रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे इस वेरिएबल में, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल है, तो जब आप वेरिएबल की ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं तो किसी किस्म का कोई इशू नहीं आता। तो अकॉर्डिंग टू जैर्क-बैरा टेस्ट भी सिग्निफिकेंट नहीं है। हेट्रोसेडास्टिसिटी में ब्रूश-पैगन टेस्ट भी सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा।
मॉडल स्पेसिफिकेशन बाइसनेस जो है वो मौजूद है, ठीक है, मॉडल स्पेसिफिकेशन, जबकि वेरिएबल ओमिशन की बाइसनेस नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू भी 5% रिक्वायर्ड होती है। तो हम यहाँ पर जो है इन अजम्पशंस को यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। दी regression diagnostic indicates that the Jark-Barra test is not significant, which confirms that the that the ROA has the normality in residuals, ठीक है। तो जैक बारा टेस्ट सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें ये साथ में आप बेशक ब्रैकेट के अंदर मेंशन करते हैं कि जो इसकी वैल्यू थी पी वैल्यू वो ग्रेटर देन 0.05 है, ठीक है। लिहाजा आपके जो रेजिडुअल्स हैं ROA के वो नॉर्मल है, ठीक है। ये इंटरप्रेट हो गया। इसी तरह हेट्रोसिडास्टिसिटी में ब्रूश पैगन है, वो भी उसकी भी वैल्यू 5% से ग्रेटर थी, तो हेट्रोसिडास्टिसिटी का भी इशू नहीं है। यहाँ पर लिखते हैं एडिशनली दी ब्रूश पैगन test was used to assess the heterosidasticity indicates that there was no heterosidasticity in the model, as the value of the test was greater than 0.05, ठीक है। सो एज दी वैल्यू पी वैल्यू आप इसको कर दें, ठीक है जी। एज द पी वैल्यू ऑफ द टेस्ट वाज ग्रेटर देन 5%, ये इसकी इंटरप्रिटेशन हो गई, ठीक है। इसी तरह हम आगे चलते हैं जी। मॉडल स्पेसिफिकेशन बाइसनेस, ये क्योंकि इसकी वैल्यू ठीक नहीं आ रही थी मॉडल स्पेसिफिकेशन बाइसनेस की, ये 5% से कम है, लिहाजा हमारे इस डाटा के अंदर, इस मॉडल के अंदर जो है वो मॉडल स्पेसिफिकेशन बाइसनेस मौजूद है। हाउएवर the model specification bias test indicates that the model is not correctly specified, क्योंकि इसकी जो p वैल्यू है वो लेस देन 0.05 है। It infers that the study require either panel data model or dynamic panel model। इसका मतलब है हमें अपना मॉडल जो है उसकी स्पेसिफिकेशन चेंज करनी पड़ेगी। हो सकता है हमें पैनल डाटा मॉडलिंग की तरफ जाना पड़ेगी या हमें डायनामिक पैनल की तरफ जाना पड़े, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन चेंज करनी पड़ेगी, मींस हमें अब पूल्ड OLS से निकल कर हमें पैनल रिग्रेशन की तरफ जाना पड़ेगा, तभी ये जो है इसकी स्पेसिफिकेशन एरर जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह वेरिएबल ओमिशन बाइसनेस, क्योंकि इसकी वैल्यू 5% से ऊपर है तो इसमें ये एग्जिस्ट नहीं करती। फाइनली दी
वेरिएबल ओमिशन टेस्ट, वेरिएबल ओमिशन बायसनेस टेस्ट इंडिकेट्स नो वायलेशन, क्योंकि इसमें जो p वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5% है। ठीक है, तो इसमें जो वेरिएबल ओमिशन है उसकी किसी किस्म की वायलेशन नहीं हुई। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो इंटरप्रिटेशन हो जाती है, टेक्निकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया। सो ये हमारी मॉडल रिलेटेड इंटरप्रिटेशन हो गई। अब हम कोफिशिएंट रिलेटेड इंटरप्रिटेशन की तरफ आते हैं। जब कोफिशिएंट रिलेटेड इंटरप्रिटेशन करनी होती है तो आपने बेसिकली इन कोफिशिएंट्स पे फोकस करना होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर रह गई, वी आई एफ की जो इंडिविजुअल वेरिएबल की वैल्यूज़ है वो अगर लेस देन 10 ना तो मल्टीकोलिनियरिटी का इशू नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ 10 से लेस हैं वी.आई.एफ की। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फर्दरमोर द मल्टीकोलिनियरिटी टेस्ट as assessed by VIF या वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, VIF indicates the absence of multicollinearity। यहाँ पे लिख देते हैं VIF लेस देन 10। ठीक है जी, तो ये इसकी जो है वो एब्सेंस है, मींस मल्टीकोलिनियरिटी हमारे डाटा में एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब आते हैं हम कोफिशिएंट की तरफ कि कोफिशिएंट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, ये कोफिशिएंट्स हैं आपके। जो आपको ऊपर वाली वैल्यू नज़र आती है ये कोफिशिएंट होती है, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है पैरेंथेसिस के अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। तो हमने बेसिकली इस कोफिशिएंट को इंटरप्रेट करना होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ, आपको कुछ वैल्यूज़ के साथ 3 स्टार नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कुछ के साथ 1 होते हैं, कुछ के साथ 2 स्टार होते हैं। बेसिकली जो 3 स्टार होता है ये उसी के साथ लगता है जो हाईली सिग्निफिकेंट हो। फिर इसी तरह 2 स्टार उसके साथ लगता है जो सिंपल सिग्निफिकेंट हो यानी 5% पे सिग्निफिकेंट हो, और 1 स्टार उसके साथ लगता है जो 10% पे सिग्निफिकेंट हो। यानी हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन है वो हाईली सिग्निफिकेंट है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है क्योंकि इसके साथ नेगेटिव का साइन है। इसी तरह बोर्ड कंपोजिशन जो है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि इसके साथ स्टार कोई नहीं है। इसी तरह बोर्ड्स की जो मीटिंग है ये वीकली सिग्निफिकेंट है और नेगेटिव इम्पैक्ट है क्योंकि इसके साथ नेगेटिव का साइन आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर हाईली सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है और पॉजिटिव इम्पैक्ट है। कांस्टेंट को हमने इंटरप्रेट नहीं करना होता, ये एक फिक्स वैल्यू है जिसका वेरिएबल की इंटरप्रिटेशन के साथ ताल्लुक ही नहीं होता। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना होता है कि एक तो साइन को आपने देखना है इंटरप्रेट करते वक्त, और दूसरा कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, क्योंकि अगर आप इन दो चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हो पाएगी। सो इनको अब हम इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, जब आप इंटरप्रिटेशन कोफिशिएंट की स्टार्ट करते हैं तो याद रखिएगा कि इस सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपने कोफिशिएंट की वैल्यू को, उसके साइन को, उसकी सिग्निफिकेंस को और उसके अल्टीमेट इम्पैक्ट को देखना है। ठीक है, वो साइन से हमें पता चल जाता है कि अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या आ रहा है। ठीक है, तो मसलन मैं यहाँ पे इसको इंटरप्रेट करना चाह रहा हूँ। बड़ा आसान सा हल है कि मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, सिर्फ कोफिशिएंट की वैल्यू को और वेरिएबल के नाम को, तो इसको मैं सीक्वेंस वाइज इंटरप्रेट करता जाता हूँ।
तो मेरा जो सीक्वेंस है वो ये कि पहले मैंने कोफिशिएंट की वैल्यू को देखना है, फिर उसके साइन को देखना है, फिर उसकी सिग्निफिकेंस को देखना है। अल्टीमेट तो इम्पैक्ट मुझे इन तीनों की बेस पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको इंटरप्रेट करता हूँ। दी डायरेक्टर्स remuneration indicates 0.0109 value as the coefficient, ठीक है, with a negative sign and which is highly significant। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ ना आ रही हो तो ये 3 साइन है ना, 3 साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं जी? 3 साइन होते हैं कि ये 1% पे सिग्निफिकेंट है, जिसको हाईली सिग्निफिकेंट कहते हैं। 2 स्टार हों तो 5% पर सिग्निफिकेंट है, 1 स्टार हो तो 1% पे सिग्निफिकेंट है, 10% पे सिग्निफिकेंट है। तो इसके साथ 3 स्टार है, इसका मतलब है ये 1% पे सिग्निफिकेंट है, विच इज़ हाईली सिग्निफिकेंट। आगे आप P जो है वो लेस देन 0.01 ये लगा दो, ठीक है, एंड विच इज़ हाईली सिग्निफिकेंट at 1% level, at 1% level, ठीक है। It indicates that there is a negative relationship between directors remuneration। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन का किस पे नेगेटिव इम्पैक्ट है जी? यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ROA, इसके ऊपर डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट है। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इट इंडिकेट्स दैट देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टर रेम्यूनरेशन एंड रिटर्न ऑन एसेट्स, ठीक है, नेगेटिव एंड स्ट्रांगली सिग्निफिकेंट, ठीक है। ये थोड़ा सा हमने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, इसको मज़ीद अगर आप थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहें तो वो इस तरह से भी कर सकते हैं। इट इन्फर्स दैट a 1 unit increase in directors remuneration, अगर हम डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन में 1 यूनिट का इजाफा कर दें तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपके ROA में इतनी वैल्यू की कमी हो जाएगी जितना कि इसका बीटा बनता है डायरेक्टर रेम्यूनरेशन का। सो इट इन्फर्स दैट a 1 unit increase in director remuneration will surely decrease the return on assets by 0.0109, ठीक है। अब ये बेसिकली आपकी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि आपको इंटरप्रेट करना है कोफिशिएंट वैल्यू को विद साइन, सिग्निफिकेंस एंड अल्टीमेट इम्पैक्ट ऑफ DV। उसके बाद आपको बताना है कि आपका जो एक्सपेक्टेड हाइपोथेसिस था उसके साथ कंपेयर करके बताएं कि वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो हमने ये चेक करना है कि हमारा एक्सपेक्टेड हाइपोथेसिस क्या था इसके हवाले से, रेम्यूनरेशन के हवाले से। तो यहाँ पे मैंने हाइपोथेसिस बनाए हुए हैं। हमारा जो फर्स्ट हाइपोथेसिस है वो नेगेटिव उसका इम्पैक्ट है, ठीक है। यानी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा इस वेरिएबल के हवाले से नेगेटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको मेंशन करता हूँ, तो इसका कंपैरिजन कर लेता हूँ। तो क्योंकि हमारा रिज़ल्ट भी नेगेटिव आ रहा है और हमारा हाइपोथेसिस भी यही बता रहा है कि नेगेटिव इम्पैक्ट आना चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दी फाइंडिंग एक्सेप्टेड दी फर्स्ट हाइपोथेसिस विच
indicates the similar negative relationship between remuneration and ROA। ठीक है, क्योंकि फर्म परफॉर्मेंस ROA को इंडिकेट कर रही है। तो ये हमारा हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो गया पहला। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी कि आगे क्या है। ये दो चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। उसके बाद हमने देखना है कि हमारी थ्योरी क्या इसके बारे में बता रही है। अगर तो थ्योरी कहती है कि इन दोनों का नेगेटिव ही रिलेशनशिप बनता है, तो फिर नेक्स्ट लाइन में आप यही मेंशन करेंगे कि दिस फाइंडिंग आल्सो एक्सेप्ट दी रिलेशनशिप बाय दिस एंड दिस थ्योरी। मतलब जिस थ्योरी के तहत वाकई नेगेटिव रिलेशनशिप बनता है इन दोनों वेरिएबल्स का, उस थ्योरी का यहाँ पे नाम मेंशन कर दें कि इस थ्योरी के थ्रू वाकई ये नेगेटिव रिलेशनशिप बनता है। अच्छा, उसके बाद प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग के साथ कंसिस्टेंसी चेक करनी है हमने। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पहले थ्योरी के थ्रू मेंशन करता हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ आएँ। अकॉर्डिंग टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्योरी, directors remuneration should have a negative role in determining the firm's performance। ठीक है, ये हमने अकॉर्डिंग टू थ्योरी बता दिया कि जी थ्योरी इसके बारे में ये कहती है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है जी, हमने करना है कि हमने प्रीवियस रिसर्च स्टडी से कंसिस्टेंसी चेक करनी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको लिटरेचर रिव्यू देखना पड़ेगा कि लिटरेचर रिव्यू में जो नेगेटिव फाइंडिंग्स आई हैं उनको यहाँ पर लेकर आना है। इस वेरिएबल के हवाले से जब आप लिटरेचर रिव्यू लिख रहे थे तो उस लिटरेचर रिव्यू में जो पैराग्राफ आपने नेगेटिव फाइंडिंग के हवाले से लिखा होगा ना, उसको यहाँ पर आपने लेकर आना है। तो मैं ये फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि जनाब मेरे पास जस्ट अ मिनट, मेरे पास जो लिटरेचर रिव्यू लिखा हुआ है मैं उसको यूटिलाइज़ कर लेता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर जो मेरे पास एक रिसर्च पेपर का लिटरेचर रिव्यू मौजूद है, मैं उसको यहाँ पर यूटिलाइज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक रिसर्च पेपर है। ठीक है, इसमें क्योंकि मैंने बताया था कि मैंने नेगेटिव वाले अलग किए हुए और पॉजिटिव वाले जो हैं वो अलग किए हुए हैं, तो जहाँ पर मेरे नेगेटिव वाले हैं उनको मैं इकट्ठे कर लेता हूँ जनाब। ठीक है, इसमें क्योंकि ये वेरिएबल मुख्तलिफ हैं तो यहाँ से मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूँ कि फ़र्ज़ कर लें कि जिनके तहत ये नेगेटिव रिज़ल्ट बनता है आप उनको मेंशन करना चाह रहे हैं, तो वो आपने किस तरह से करना है। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें जनाब मैं ले आता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पर जैसे ये कुछ एक लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये भी अगेन ये पॉजिटिव को ही इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसका सीधा तरीका होता है कि आप के पास जो रेफरेंसेस की लिस्ट बनी हुई है आप उसको ओपन कर लें। ठीक है, जो जो नेगेटिव रिलेशनशिप आ रहे हैं इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए उनका रेफरेंस कोड कर दें। ठीक है, और जब आप कंसिस्टेंसी चेक कर रहे होते हैं तो याद रखना है कि यहाँ पे मेंशन करना है दिस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डायरेक्टर्स remuneration is also found in the previous research studies, like आगे रेफरेंसेस दे दें जिस जिस स्टडी में नेगेटिव जो है वो इम्पेक्ट आया हुआ है। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक स्टडी ये है, ठीक है, जिसमें नेगेटिव इम्पेक्ट आया है, तो मैं उसका रेफरेंस यहाँ पे कोड कर दूँगा।
ठीक है। इसी तरह फ़र्ज़ करें कि एक स्टडी ये है जिसमें नेगेटिव इम्पैक्ट आया हुआ, लेट्स सपोज इसको भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा। ठीक है, कोशिश करनी है कि लेटेस्ट रिसर्च में से आप इसको करें। और फ़र्ज़ करें एक स्टडी ये आ जाती है, इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, तो जिनके साथ आपकी फाइंडिंग मैच हो रही है ना, उनको यहाँ पर ऐड कर दें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना होता है, नेक्स्ट थिंग इज़ नीड टू प्रोवाइड पॉसिबल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस फाइंडिंग सेपरेटली। अब उसमें हल ये होता है कि जिन लोगों को आपने यहाँ पे रेफरेंस में कोट किया है, उनमें से किसी एक के रिसर्च पेपर में जाकर आपने चेक करना होता है कि उसने इस नेगेटिव रिलेशनशिप की वजह क्या बताई है। ठीक है, और उस वजह को यहाँ पर एक लाइन में लिखना होता है कि जी ये वजह थी, इसकी वजह से रेम्यूनरेशन जो है वो नेगेटिवली इम्पेक्ट करती है आपके डीवी को। तो ये एक वेरिएबल की इंटरप्रिटेशन है। सेम सीक्वेंस से आपने बाकी वेरिएबल्स को भी एक्सप्लेन करना होता है। इसको ठीक है, इसको मतलब वन बाय वन, कांस्टेंट को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उन्हीं को स्टेप बाय स्टेप आगे एक्सप्लेन करते जाएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।